भाषाकरण क्या है ये समझने के बाद अब हम बात करते हैं आदिवासियों को लेकर के हमारे मन में क्या क्या छवियां हैं। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये सही आकलन है और सही कहा गया है। जैसे आदिवासी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि वो कोई रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए होंगे। देखो कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे, ये सीधी सी बात है और मुझे लगता है आप इससे सहमत भी होंगे। ऐसे ही आदिवासी हमारे दिमाग में आता है एक विशेष भाषा में नाचते हुए, विशेष वेशभूषा के अंदर, विशेष कपड़ों में, रंगीन कपड़ों में वो डांस करते हुए हमारे दिमाग में, सिर पर मुकुट लगाए, सिर पर मुकुट लगाया ना, पक्षियों के पंख लगाए, इस तरह से वेशभूषा, सिर पर मुकुट लगाया। अगर आपने कभी आदिवासियों का स्वांग किया हो कभी स्कूल में ड्रामा में तो आपने भी ऐसे कपड़े पहने होंगे। नाचते गाते हुए, विशेष भाषा बोलते हुए, नाचते गाते विशेष भाषा बोलते हुए, विशेष भाषा बोलते हुए, ये हमारे दिमाग में उनके चित्र उभरते हैं कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे, सिर पर मुकुट लगाए होंगे, डांस कर रहे होंगे, कोई स्पेशल लैंग्वेज जो उनकी स्थानीय भाषा उस पर बात कर रहे जो हमें समझ में नहीं आती, वो पिछड़े हुए हैं, मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते। ये हमारे दिमाग में होता है कि वो पिछड़े हुए समाज की मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते हैं, मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते, बदलाव नहीं चाहते। इस तरह से ये हमारे दिमाग में पूर्वाग्रह है कि आदिवासी जो हैं वो हमारे साथ आना ही नहीं चाहते, वो डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो अपने बच्चों का भला नहीं चाहते, वो अंदर ही जंगलों में रहना चाहते। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईमानदारी से प्रयास तो करके देखो, आपने जो प्रयास किए वो मन से नहीं किए, कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ था, किसी का भी स्वार्थ हो, समाज के किसी भी तबके का स्वार्थ हो, इसलिए वो मुख्य धारा में नहीं आ पाए। अगर एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछेंगे आपको कि आदिवासियों को लेकर के हमारे मन में क्या क्या छवियां होती हैं, हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, हमारे मन में क्या क्या एक उनका पिक्चर इमेज चलता है, तो आप देखिए, आप लिख सकते हैं कि हम समझते हैं कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने होंगे, सिर पर मुकुट लगाए डांस करते होंगे, एक अलग भाषा बोलते होंगे, वो पिछड़े हुए हैं, वो मुख्य धारा में जुड़ना नहीं चाहते और अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं चाहते। ये है आदिवासियों की हमारे मन में प्रचलित छवियां। सीधा प्रश्न सीधा जवाब, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आदिवासी और विकास, डेवलपमेंट आदिवासियों को कहां तक टच कर पाया है, कहां तक छू पाया है। तो देखिए, आदिवासियों का जो संबंध है वो जंगलों से रहा है। तो हम इसी टॉपिक को थोड़ा समझते हैं कि आदिवासी और विकास, डेवलपमेंट और जो आदिवासी है उनका क्या रिश्ता है, उनका कहां तक विकास हुआ है, वो कैसे रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। तो देखिए, भारत में जितनी भी सभ्यताएं बनी और जितने भी राजा रजवाड़े हुए, साम्राज्य हुए, उसमें जंगलों का बहुत योगदान रहा। हम इसी भूमिका से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो भारत में सभ्यताओं और साम्राज्यों, याद रखना, भारत में सभ्यताओं और साम्राज्यों के विकास में जंगलों का बहुत योगदान रहा है। इस बात को ध्यान रखना। साम्राज्यों के विकास में जंगलों का काफी योगदान रहा। इस बात से आप भी सहमत हैं और मैं भी सहमत हूं, क्योंकि जंगल जो है वो साम्राज्यों को बहुत सारी वस्तुएं प्रदान करते थे। अगले टॉपिक में क्लियर हो गया, अगले बिंदु में हम क्लियर करेंगे। जैसे लोहा, सोना, चांदी, कोयला हम लिख सकते हैं। जैसे जंगलों से लोहा, लोहे की खदानें, लोहा, सोने की खानें, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, हीरा जो डायमंड, ये सारी, उसके अलावा लकड़ी, जड़ी बूटियां, लकड़ी, जड़ी बूटियां, जो औषधियां जिसको आप कहते हैं, जिसका ज्ञान जो है सिर्फ आदिवासियों को था उस समय, या कोई स्पेशल इसके जानकार थे उनको था। लकड़ी, जड़ी बूटियां, लाख, गोंद, शहद, ये सारे
लाख, गोंद, शहद आदि जंगलों से प्राप्त होते थे। आदि जंगलों से प्राप्त होते थे। तो सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत योगदान रहा है। तो हम उनको पिछड़ा हुआ नहीं कह सकते, उनको इतनी जानकारी थी। इसके अलावा जंगली जानवर जैसे कि हाथी वगैरह जो हैं, वो जब राजा युद्ध में काम में लेते थे तो हाथी भी जंगलों की देन थे, है ना। हम लिख सकते हैं जंगली जानवर सेना में प्रयुक्त हाथी, ये सब जंगलों से आते थे। हाथी आदिवासी उपलब्ध करवाते थे राजाओं को। जंगली जानवरों की वस्तुएं, इसका मतलब यह है कि आदिवासी पिछड़े हुए नहीं थे, वो तो हेल्प करते थे हमारी सभ्यताओं के। और राजा और रजवाड़ों का जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें आदिवासियों का बहुत बड़ा रोल था। नदियों में जो जंगलों से पानी मिलता था, है ना, नदियों को जंगलों से पानी मिलता था, रजवाड़े इनसे सपोर्ट लेते थे। आदिवासियों का जंगलों में एक तरह से बहुत गहरी पैठ थी, वो जानकार थे। नदियों को जंगलों से पानी मिलता था, वन क्षेत्र के हिसाब से जंगलों से पानी मिलता। राजा रजवाड़े जो है इनकी सहायता लेते। आदिवासियों को जंगलों का ज्ञान था। आदिवासी जंगलों की संतान थे, उन्हें वहां का पूरा ज्ञान था। कहां का? जंगलों का। उनके बिना जंगल की वस्तुओं का आप उपयोग भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो आम जनता थी, सामान्य जन था, वो जंगल की उपज के लिए आदिवासियों पर निर्भर था। किसी को कुछ भी चाहिए होता था तो जब आदिवासी जंगल से निकल करके सामान लेकर के आते थे, वो आम आदमी के बीच में जाते, उनको वो चीजें देते। छोटी सी बात है, मान लीजिए कि शहद, जंगलों से शहद, जो ओरिजिनल शहद, आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए, मिलावटी भी ज्यादा है, लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं हम, जब हमारे गांव में भी जब हम देखते थे कि भाई मगरा बेल्ट से, पहाड़ी क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति आता है अपने साथ में बहुत शुद्ध शहद लेकर के, तब हम लेते थे। तो आम आदमी, सामान्य जनता भी जंगल की उपज के लिए, सामान्य जनता भी जंगल की उपज के लिए किस पर निर्भर थी? आदिवासियों पर निर्भर थी। आदिवासियों पर निर्भर थी आम जनता भी। तो अब आदिवासी और विकास हम पढ़ रहे हैं। अभी पहले से, आज से पहले की स्थिति है कि सभ्यताएं जब बनी, उसका डेवलपमेंट हुआ, तो आदिवासियों का जो विकास है, जंगलों का योगदान काफी ज्यादा था। जंगल मतलब आदिवासी, क्योंकि वो वहीं रहते थे, उनको उनका पूरा ज्ञान था। आप महाराणा प्रताप के बारे में कभी पढ़ना, तो महाराणा प्रताप के साथ में जो लड़ाई लड़ने में, उनका साथ देने में वहां के आदिवासी लोगों ने बहुत हेल्प की उनको। तो मेवाड़ का जो राज चिन्ह है, वहां एक तरफ राणा प्रताप का चिन्ह है, एक तरफ भीलू राजा का चिन्ह है। वो इसीलिए है क्योंकि उनका महत्व था वहां पर। उनसे हाथ मिला करके राजा भी चलते थे, उनको बहुत सम्मान देते थे। तो देखिए, मान लीजिए ये लोहा, सोना, चांदी, ये सारी जो चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, लाख, वन, शहद, ये सारे हम जंगलों से प्राप्त होते हैं। जंगली जानवर और सेना में जो हाथी मिलते थे, वो आदिवासी उपलब्ध करवाते थे। उसके बाद में चौथा बिंदु हम ले सकते हैं, नदियों को जंगलों से पानी मिलता है, वन क्षेत्र के कारण जो है, और आदिवासी जंगलों की संतान है, उन्हें वहां का पूरा ज्ञान था। सामान्य जनता भी उपज के लिए आदिवासियों पर निर्भर थी। तो हमारा एक आपसे रिश्ता था, एक दूसरे के काम आते थे। विकास, डेवलपमेंट की बात हम करें तो आदिवासी ने हमारे विकास में हमेशा योगदान दिया है, लेकिन हमने क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया, हमने तो उनको हाशिए पे डाल दिया। लिखिए इसको, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि आदिवासी जो है इस स्थिति से हाशियाई समुदाय कैसे बन गया। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
अब हम समझते हैं कि आदिवासी शक्तिहीन समुदाय कैसे बना, वो हाशिए पर कैसे गया, कौन सी नीतियां थी जिसने आदिवासियों को हाशिए पर धकेला और उनको शक्तिहीन बनाया। उनकी जंगलों में इतनी पैच थी, उनको ज्ञान था, लेकिन हमने उस ज्ञान का लाभ नहीं लिया। देखिए, एक तो आर्थिक बदलाव, जो इकोनॉमिकल चेंजेज हुए उसकी वजह से, जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी सरकार की उसकी वजह से, वन नीतियों की वजह से, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ उसकी वजह से, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर था, औद्योगिक घरानों के साथ तालमेल था सरकार का कहीं ना कहीं, इसलिए उनकी जमीन जो है वो औद्योगिक घरानों को विकास के नाम पर दी गई। देखिए कैसे, तो आर्थिक बदलाव समझना है आपको। आर्थिक बदलाव, आर्थिक बदलाव के बाद में हमने बात की थी वन नीतियों की। फॉरेस्ट लॉज जब आते हैं, अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं फॉरेस्ट लॉ, वन नीतियों, फॉरेस्ट पॉलिसी जिसको कह सकते हैं। औद्योगिकरण, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगना, औद्योगिकरण, राजनीतिक दबाव, ये सारे कारण हैं। इनकी वजह से जंगलों से आदिवासियों को हटाया गया, जंगलों से आदिवासियों को बेदखल किया गया। राजनीतिक दबाव की वजह से आदिवासियों को जंगलों से निकलना पड़ा। उनको कहा कि आपकी जमीन दे दो, आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, आपको रोजगार देंगे। वो हुआ कुछ नहीं, बहुत कम कीमत पर उनकी जमीनें ले ली गई और बदले में उनको ठगा हुआ सा महसूस करने लगे थे आदिवासी खुद को, उनको कुछ नहीं मिला। अब न तो उनको वनों तक सीधी पहुंच है और न उनका नियंत्रण है। यह आपको समझना है। आदिवासियों की अब न तो जंगलों तक उनकी पहुंच है, अब न तो जंगलों तक उनकी पहुंच है और न नियंत्रण। पहले जंगलों पर उनका नियंत्रण था, वो सारे रास्ते जानते थे, सारी संपदा के बारे में उनको पता था, लेकिन जब से वो जंगलों से बेदखल कर दिए गए, अब वहां पर उनकी इतनी पकड़ रही भी नहीं और लोग रहने भी नहीं देते। देखिए, जंगलों को साफ किया जा चुका है। किस किस के लिए, थोड़े से एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, खेती के लिए, उद्योग लगाने के लिए जंगलों को अब साफ किया जा चुका है। इमारती लकड़ी के लिए, इमारती लकड़ी, खेती करने के लिए, उद्योग आदि के लिए, उद्योग आदि के लिए अब जंगलों को साफ किया जा चुका है। और उनका जब घर ही साफ हो गया तो आदिवासी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जंगलों को साफ किया जा चुका है। हालांकि सरकार प्रयास करती है बार बार, लेकिन कई बार योजना सही ढंग से क्रियान्वित नहीं होती। सरकार की मंशा अच्छी होती है, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो सही ढंग से वहां तक पहुंचने नहीं देते। बहुत सारे उसके अंदर इफ बट चलते रहते हैं। अब आपने हटा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको हटाया उनको सही ढंग से रखो तो सही, लेकिन उसमें भी आप ढंग से काम नहीं कर पाए। तो जो लोग विस्थापित हुए, विस्थापित मतलब एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे रखना उनको, दूसरी, मान लीजिए आपने कोई डैम बनाया, डैम के अंदर बहुत सारी जो है बस्तियां आ रही थी तो उनको खाली करवाए, लेकिन उनको दूसरी जगह तो बसाओगे ना, वही बात है। तो आदिवासियों को जब विस्थापन किया गया तो उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने सबसे पहले जो चैप्टर शुरू हुआ था उसमें कहानी है, उसके अंदर देखा होगा, है ना, दद्दू वाली कहानी, जो उड़ीसा के आदिवासी परिवार है उनको कैसे वहां से हटाया गया। तो विस्थापन के बाद में आदिवासियों के पुनः बसाने की प्रक्रिया को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। विस्थापन के बाद आदिवासियों को या आदिवासियों के पुनः बसाने की प्रक्रिया को सही ढंग से
क्रियान्वित नहीं किया गया। ये भी आपको क्लू ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपने कहा कि हम आपको दूसरी जगह बसाएंगे, आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आपने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारे बनाए। उनकी जमीन जो है वो संरक्षित कर दी आपने, रिजर्व कर दी कि यहां पर कोई आ नहीं सकता है। देखिए 104 राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, पुरानी किताबों में 54 दिए हैं, उनको संशोधित कर देना। 104 राष्ट्रीय पार्क, हम किताब के साथ चल रहे हैं ना बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से 104 राष्ट्रीय पार्क जिसकी जमीन है 40,501 किलोमीटर स्क्वायर, 40,501 वर्ग किमी जिसका क्षेत्रफल। इतनी जमीन तो राष्ट्रीय पार्कों के नाम पे। उसके बाद में 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी आपने जमीन संरक्षित की उसके नाम पे। 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अंदर भी आपने 1,18,918 वर्ग किलोमीटर, 1,18,918 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की जो जमीन है ये संरक्षित कर दी कि जमीन संरक्षित कर आदिवासियों का प्रवेश वर्जित कर दिया, आदिवासियों का प्रवेश वर्जित कर दिया, निषेध कर दिया, वर्जित कर दिया। और उन्हें क्या कहा, घुसपैठिया, कि ये तो जबरदस्ती अंदर घुसते हैं, घुसपैठिया कहा। भाई जंगल उनका घर है, लेकिन अब उनको अपने घर में ही घुसने की जो है अनुमति नहीं है, उनको घुसपैठिया कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है, आदिवासी समुदाय हाशिए पर कैसे पहुंचा, शक्तिहीन कैसे बना। पहला, आपकी आर्थिक नीतियां, वन नीतियां, आर्थिक बदलाव, औद्योगिकरण, राजनीतिक दबाव, ये सारे कारण से आदिवासी जो है वो जंगलों से बाहर निकल गए। आपने उनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब न तो जंगलों तक उनकी पहुंच है और न उनका नियंत्रण, बेघर कर दिया आपने उनको। आपने लकड़ी के लिए, खेती के लिए, उद्योगों के लिए जंगलों को साफ किया। जब जंगल ही नहीं रहे तो आदिवासी कहां रहेगा। आपने उनको हटाया तो सही, लेकिन आपको उसमें पुनः बसाने की जो प्रक्रिया है उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। फिर आपने नेशनल पार्क बनाए, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए, ये आंकड़े याद रखना। और आपने उनको जमीन को रिजर्व कर दिया कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है, और अगर आदिवासी आता तो उसको कहा कि आप तो घुसपैठिया है, ये तो बाहर निकालो इसको। सीधा प्रश्न सीधा जवाब। प्रश्न, आदिवासी समुदाय हाशिए पर कैसे पहुंचा, आदिवासियों के हाशियाकरण के क्या कारण है। 1 2 3 4 5। अब इस हाशियाकरण का प्रभाव क्या हुआ आदिवासियों पर। प्रभाव स्पष्ट है, बिल्कुल अच्छा तो नहीं हुआ होगा, अच्छा प्रभाव नहीं हुआ होगा। शॉर्ट में हम देखेंगे छोटे छोटे बिंदुओं में। एक तो उनकी आजीविका छिन गई, एक उनका भोजन जो है वो छिन गया। आजीविका, भोजन आदि के स्रोत आपने छीन लिए। आजीविका, उनकी कमाई, भोजन आदि के स्रोतों से वंचित हो गए वो। उनका जीवन कैसे चलेगा। आपने भोजन छीन लिया उनका, उनकी आजीविका छीन ली, तो जिससे कमा के खाते थे वो छीन लिया। उनको मजबूरी में आपने छोटे उद्योगों में, खान उद्योग में, चाय के बागानों में काम करने को मजबूर कर दिया। छोटे उद्योग, फिर खनन, खान, कोयले की, है ना, कोयले की खाने वगैरह होती है ना, खनन क्षेत्र, फिर चाय के बागान, चाय के बागानों आदि में कम वेतन पर काम करने को मजबूर हो गए। कम वेतन पर काम करने, ये प्रभाव पड़ा है। कम वेतन पर काम करने को मजबूर, पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्यादा पैसा उनको कोई देता नहीं, मजदूरी के काम करवाते हैं। गांवों में अगर देखें तो 45%, शहरों में देखें तो 35% आदिवासियों की जनसंख्या।
गरीबी रेखा से नीचे हैं। ग्रामीण में 45% और शहरी में 35% आदिवासी जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। गरीबी रेखा से, ये सब आपको लिखना है, ये प्रभाव है इनका। नोट बनाने हैं आपको। नोट्स जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हम पढ़ रहे हैं प्रभाव। पहला प्रभाव आजीविका भोजन का। दूसरा, आपने उनको कम वेतन पे काम करने के लिए छोड़ दिया। उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? उनके बच्चे कुपोषण, पढ़ाई तो छोड़ो, उनको खाना भी नहीं मिल रहा ढंग से। बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए, साक्षरता है नहीं। तीसरा, अब चौथा देखिए, इधर लिखता हूं मैं। चौथा, आदिवासियों के बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए और निरक्षर रह गए, उनमें साक्षरता ही नहीं। आपने उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनकी आजीविका छीन ली, उनको बहुत कम वेतन पे काम करने को मजबूर किया, उनके बच्चे कुपोषण और निरक्षर रह गए। उनके रीति रिवाज आपने खत्म कर दिए, उनकी परंपराएं छीन ली, उनके त्योहार छीन लिए। वो अपनी मर्जी से उनके सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर नहीं रखे। रीति रिवाज, परंपरा, आपने उनकी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट किया। पांचवा, मैं यहां लिख रहा हूं, आपने उनको रीति रिवाज, परंपरा व सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट किया। सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो रही। तो यह हम सबको सोचने की बात है कि जो सरकारी योजनाएं आती है उनको इनका फायदा दें, इनके विस्थापन का सही ढंग से प्रयास किया जाए, इनको आगे लाया जाए। प्रभाव क्या? पांचों प्रभाव आपको ध्यान में रखने हैं। आजीविका भोजन, उनको कम वेतन पर इस प्रकार के काम करने पड़ रहे हैं। वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ये आंकड़े हैं गांवों और शहरों के। उनके बच्चों को आपने कुपोषण और निरक्षर रहने दिया। उनकी रीति रिवाज, परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो रही है। तो ये इस चैप्टर में आदिवासियों के बारे में, आदिवासी कौन है, हाशियाकरण पे कैसे पहुंचे, उन पे क्या प्रभाव पड़े और आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं, पूरों को पढ़ के आपके दिमाग से आप 4-5 बिंदु लिख सकते हैं। तो यहां पर ये दूसरा वीडियो समाप्त होता है। तीसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में। वो हाशियाई समुदाय कैसे बना, उनकी क्या स्थिति है, उनके लिए क्या किया जा सकता है।